नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी वितान पर। फ्रेंड्स, चूँकि हमारा जो चैनल है वह आपको विभिन्न प्रकार की भर्तियों के संदर्भ में विशेष रूप से टीचिंग भर्ती के लिए समर्पित रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा TGT पदों पर अभी आज ही की डेट में वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसकी जो पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है वह 29/10/2020 से स्टार्ट है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु जो प्रारंभिक तिथि है वह भी 29 तारीख है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? तो ये 27/11/2020 है, अर्थात आपको पूरे एक महीने का या 28 दिन का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। और ऑनलाइन जो शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तारीख है वो भी 27/11/2020 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की लास्ट जो डेट है वो है 30 नवंबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मतलब ये आया कि जो एडेड इंटर कॉलेज हैं उनके लिए विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों के, अर्थात TGT में जो पोस्ट है कुल मिलाकर के वो 12,913 पोस्ट हैं। तो इसमें विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार अर्थात बालक और बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। अब इसके लिए देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं, कैसे फॉर्म भरा जाएगा या क्या किया जाएगा। तो नंबर 1 है, और नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, आप देख रहे हैं सामने वेबसाइट दी गई है, पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेशन जो है ना वो चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेशन इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 का जो 2 नंबर है, तो विज्ञापित संख्यों पदों की जो संख्या घट एवं बढ़ सकती है, ये तो एक नॉर्मली चीज़ है। नंबर 3 है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये आया कि अगर आप एक सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन भरना है, आपको 2 आवेदन आपको एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो वो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये नहीं हो सकता है कि संस्कृत का पेपर आप देने जा रहे हैं लेकिन उसकी जो लैंग्वेज हो तो वो सब हिंदी में पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका जो माध्यम होगा वो भी संस्कृत ही होगा। नेक्स्ट है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र नेक्स्ट है अधिसूचना संख्या दिया जा रहा है 607/15/2019 से 1604/30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अब TGT से इंटरव्यू हट चुका है, इसलिए अब ये जो भी होगा वो केवल लिखित रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। अब इससे इंटरव्यू आपका हट चुका है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें।
कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वो धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किसी सूचना के असत्य गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अर्थात इसका मतलब ये आया कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, क्या उसके लिए जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो आपके पास हैं सारी कि नहीं है। अगर नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो वो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है। EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। अर्थात फॉर्म तो कहीं और के स्टेट के लोग भी डाल सकते हैं, बट ये जो EWS वाला जो बेनिफिट मिलना है वो केवल यूपी के लोगों को ही मिलना है। नेक्स्ट है सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित भारांक या वेटेज जो है वो इसमें दिया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर आप पहले से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तदर्थ शिक्षक के रूप में, तो ये ऐसी सूचना आप दें, क्योंकि इसका आपको लाभ मिलने वाला है। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय मुद्रा कोष ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के एक साथ अर्थात 1 जुलाई 2020 तक के मध्य कर दी जाएगी। ठीक है। उसमें आपका जो भी वेटेज बनेगा वो आपको लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि अर्थात 30 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। अर्थात आप टाइमली अपना फॉर्म फिल करके भर दें, सबमिट कर दें। उसमें निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। अर्थात अगर आपका टाइमिंग ओवर हो गया है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो आपका जो आपने जो फीस जमा की है वो भी आपकी वापस नहीं होगी। इसलिए आप लोग इसका बहुत ध्यान रखिए। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि अर्थात हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कुछ भी सेंड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन भी नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो बहुत ध्यान से भरिएगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन भी एक बार कर लें। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं, अर्थात इसमें जो निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं रहेगी। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल, ये तो सारी एग्जाम्स में होता है कि आप कुछ भी ऐसा टूल्स नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, साथ में अगर ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो उसके लिए आप ये कुछ नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, उनको आप नोट कर लीजिएगा। इनसे आप संपर्क करके अपनी उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी कुछ संक्षिप्त अनुदेशन भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें, तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य आदेश
तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों द्वारा इसका भी सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड के संबंधित विज्ञापित नोटिफिकेशन में दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन के सम्मुख 3 बटन उपलब्ध हैं। यूज़र इंस्ट्रक्शन अर्थात अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। नंबर 2, पूरा विज्ञापन प्रदर्शित हो जाएगा। व्यू एडवर्टीजमेंट। और तीसरा है अप्लाई आवेदन है तो अप्लाई पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। नंबर 1 तो है कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। नंबर 2 फीस का भुगतान होगा और नंबर 3 फॉर्म सबमिशन होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप उसी में देख सकते हैं। अब हम आपको दे रहे हैं आपका शुल्क क्या रहेगा श्रेणीवार। तो जो अनारक्षित हैं अर्थात सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनका जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपये है और ऑनलाइन का प्रक्रिया जो शुल्क है वो 50 रुपये अर्थात कुल मिलाकर के 550 रुपये का उनका फॉर्म पड़ेगा। उनकी कुल फीस 750 रुपये पड़ेगी। EWS वाले अर्थात जो जनरल वर्ग के जो लोग हैं और EWS वाले हैं तो उनको 400 रुपये आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया सभी की 50 रुपये कुल मिलाकर के 450 रुपये हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 700 और 50 का कुल मिलाकर के 750 रुपये। अनुसूचित का 400 और 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क है तो इस तरह से उनका भी 450। अनुसूचित जनजाति का 200 रुपये का आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये कुल मिलाकर के 250 रुपये। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो उनका क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार हो जाएगा। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, इनका भी ऊपर जो श्रेणियां दी गई उसी के अनुसार इनका फीस जमा हो जाएगा। बिल्कुल फीस माफी। और जो विकलांग हैं तो उनका मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो है ना वो वैकेंसी कितनी है किस सब्जेक्ट में। तो देखिए जो TGT की वैकेंसी हैं वह हिंदी में सबसे पहले चूँकि हमारा चैनल हिंदी के लिए काम करता है तो सबसे ज़्यादा हम फोकस देंगे हिंदी पर। तो हिंदी के लिए बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है। हिंदी के लिए वैकेंसी है आपकी जनरल के लिए, जनरल बॉयज़ के लिए। बॉयज़ का मतलब यहाँ पर जो बालक वर्ग है उसमें केवल बालक ही नहीं भर सकते बल्कि बालक और बालिका दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो हिंदी है उसमें वैकेंसी है जनरल के लिए 1054 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इतनी आज तक के इतिहास में हिंदी के लिए कभी भी वैकेंसी सहायता प्राप्त एडिट कॉलेजों के लिए नहीं आई है। OBC के लिए वैकेंसी है इसमें 405, SC के लिए 276, ST के लिए 7 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 1742 वैकेंसी हिंदी में है। गणित की वैकेंसी इसमें है 1050, OBC की हैं 549, SC की हैं 219 और ST के लिए 4 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर के 1822 वैकेंसी हैं गणित में। गृह विज्ञान में 333 वैकेंसी हैं। 166 वैकेंसी OBC के लिए हैं। 106 वैकेंसी SC के लिए हैं। ST के लिए 6 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर के 611 वैकेंसी हैं। उर्दू में 32 वैकेंसी जनरल के लिए हैं, 24 OBC के लिए, SC के लिए 9, ST के लिए 0 और कुल मिलाकर के 65 वैकेंसी हैं। इंग्लिश में 913 वैकेंसी जनरल के लिए, 445 वैकेंसी OBC के लिए, 226 वैकेंसी SC के लिए, 3 वैकेंसी ST के लिए। कुल मिलाकर के 1587 वैकेंसी हैं। ड्राइंग के लिए 339 वैकेंसी जनरल के लिए हैं तथा OBC के लिए 222 वैकेंसी, SC के लिए 146 तथा ST के लिए केवल 3 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर के 710 वैकेंसी कला में
टीजीटी में है। सामाजिक विज्ञान में 688 वैकेंसी हैं जनरल के लिए, 386 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 310 वैकेंसी एससी के लिए और 8 वैकेंसी एसटी के लिए। कुल मिलाकर के 1392 वैकेंसी हैं। सिलाई में 12 वैकेंसी जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। कुल मिलाकर के 19 वैकेंसी है। संस्कृत में भी काफ़ी वैकेंसी दिखाई जा रही है यहाँ पर। तो 573 वैकेंसी जनरल के लिए है, 239 वैकेंसी आपकी यहाँ पर है ओबीसी के लिए, 123 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं एससी के लिए तथा 3 वैकेंसी एसटी के लिए। कुल मिलाकर के 938 वैकेंसी संस्कृत में दी गई है। विज्ञान में कुल वैकेंसी जनरल के लिए 984 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 486, एससी के लिए 259 और एसटी के लिए 12 वैकेंसी। कुल मिलाकर के 1741 वैकेंसी है। वाणिज्य के लिए यहाँ पर 77 वैकेंसी है, जनरल के लिए 31 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए और 1 वैकेंसी एसटी के लिए। कुल मिलाकर के 127 वैकेंसी वाणिज्य में है। कृषि में जनरल के लिए 84 वैकेंसी, 60 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 39 वैकेंसी है एससी के लिए, 1 वैकेंसी एसटी के लिए और कुल मिलाकर के 184 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं कृषि के लिए। शारीरिक शिक्षा में 261 वैकेंसी दी जा रही है आपकी जनरल के लिए, 152 ओबीसी के लिए 80 है, एससी के लिए और 4 वैकेंसी एसटी के लिए। कुल मिलाकर के 497 वैकेंसी है। संगीत वादन के लिए 3 वैकेंसी जनरल में, 2 वैकेंसी ओबीसी में, 1 वैकेंसी एससी में, एसटी में 0 वैकेंसी तथा टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी हैं। संगीत गायन 7 वैकेंसी जनरल के लिए, 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 0 वैकेंसी है अर्थात कोई वैकेंसी नहीं, एसटी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं। कुल मिलाकर के 10 वैकेंसी हैं। अब हम आते हैं सारणी 2 अर्थात बालिका वर्ग के लिए। तो जो बालिका वर्ग है इसमें केवल बालिकाएं भर सकती हैं। जैसा कि हमने बताया ऊपर जो बालक वर्ग है उसमें केवल बालक नहीं भर सकते, उसमें बालक और बालिकाएं दोनों ही भर सकते हैं, लेकिन बालिका वर्ग में केवल बालिकाएं ही भर सकती हैं। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी हिंदी में बालिका वर्ग के लिए आज तक कभी भी नहीं आई हैं, केवल 6 या 7 वैकेंसी आती रही हैं इसके पहले। तो इस बार जनरल में हिंदी बालिका के लिए 125 वैकेंसी है, ओबीसी बालिका के लिए 52 वैकेंसी, एससी बालिका के लिए 37 और एसटी के लिए 0 वैकेंसी। कुल मिलाकर के 214 वैकेंसी हैं। गणित में 105 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 0 वैकेंसी और कुल मिलाकर के 167 वैकेंसी हैं। अब यहाँ देख लेते हैं गृह विज्ञान के लिए 87 वैकेंसी है, जनरल के लिए 47 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 25 वैकेंसी है आपकी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए कुल मिलाकर के 160 वैकेंसी हैं। उर्दू में 5 वैकेंसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, 0 है, एसटी के लिए कुल मिलाकर के 12 वैकेंसी हैं। इंग्लिश में 113 जनरल, 46 है ओबीसी, 37 है एससी, 0 है एसटी, कुल मिलाकर के 196 वैकेंसी है। कला के लिए 51 जनरल, 24 ओबीसी, 28 एससी और एसटी के लिए ज़्यादातर जगह पर 0 वैकेंसी दिखा रहा है अर्थात कोई भी वैकेंसी नहीं दिखा रहे हैं। और 103 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में 105 वैकेंसी है जनरल के लिए, 39 ओबीसी, 42 एससी और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिलाई में 0 अर्थात जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 0 वैकेंसी है। संस्कृत में 64 और ओबीसी में 21, एससी में 11 और एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। विज्ञान में 118 जनरल के लिए, 44 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 38 वैकेंसी एससी के लिए है और 2 वैकेंसी एसटी के लिए। कुल मिलाकर के 202 वैकेंसी हैं। वाणिज्य में 4 वैकेंसी जनरल के लिए, 3 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए, एसटी के लिए कोई भी नहीं है। कृषि में जनरल के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई नहीं है, एससी में 1 है और एसटी में भी कोई वैकेंसी नहीं है। कुल मिलाकर के 1 ही वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा में 26 जनरल के लिए, 12 है ओबीसी के लिए, 10 है एससी के लिए और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कुल मिलाकर के 48 वैकेंसी। संगीत वादन में 9 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए,
3 है SC के लिए और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं। कुल मिलाकर के 14 वैकेंसी हैं। संगीत गायन में 29, जनरल के लिए 16 है आपकी, OBC के लिए 5 है, SC के लिए और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से काफ़ी वैकेंसी दी जा रही हैं। अब हम मूल रूप से चूँकि हिंदी के ही हैं, मेरा जो हिंदी का ही है मेरा चैनल, तो हिंदी के लिए हम विशेष रूप से देख लेते हैं। अगर आप हिंदी विषय से भर रहे हैं TGT के लिए, तो आपको क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर BA हिंदी और संस्कृत के साथ ज़रूरी है। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, अर्थात आपको BEd या उसके समान कोई डिग्री चाहिए। BA हिंदी ज़रूरी है और संस्कृत के साथ में ज़रूरी है, अथवा संस्कृत साथ इंटर या फिर कुछ और। BA हिंदी होना चाहिए, संस्कृत के साथ इंटर अगर है आपका तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले इसमें जो था वो थोड़ी योग्यताएं ज़्यादा मांगते थे, क्योंकि BA में भी संस्कृत मांगते थे, लेकिन इस बार उन्होंने BA में हिंदी कर दी है। BA में हिंदी, और अगर आप हिंदी से भर रहे हैं और इंटर में अगर आपके साथ संस्कृत है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात अब आपको हिंदी से फॉर्म भरने के लिए BA में संस्कृत अनिवार्य नहीं रह गई है। और इसकी अनिवार्य जो प्रशिक्षण अर्हता है BEd है, वो तो ज़रूरी है। और इसकी जो अधिमानी अर्हता है तो BEd, अर्थात जिसमें आपको वेटेज मार्क्स मिल सकते हैं, तो BEd है, MAd है, PhD है, या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है तो उसके वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो जो आपके बहुत काम का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं बहुत जल्दी आप लोगों को TGT और PGT दोनों की तैयारी कराने जा रही हूँ।